क्या महाराष्ट्र में दोहराई जाएगी 1999 वाली कहानी? जिस तरीके से 1999 में शरद पवार ने खेल रचा था, जिस तरीके से 1999 में बीजेपी और शिवसेना के बीच दो खींचतान का फायदा शरद पवार उठा लिए थे, कहीं ना कहीं यही स्थिति अब 2024 में बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नतीजे के बाद लगातार महायुति को तो प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच आपसी नाराजगी बताई जा रही है। 1999 में क्या हुआ था हम इस वीडियो में तो समझाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में क्या सियासी हलचल है, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से और बिंदुवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि 1999 वाली कहानी 2024 में कैसे दोहराई जा सकती है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच नाराजगी बताई जा रही है, आपसी खींचतान बताया जा रहा है, अब कहां तक महाराष्ट्र की सियासी हलचल बढ़ रही है? नहीं, ठीक है नीतीश, बहुत दिलचस्प आपने सवाल पूछा और बड़ी दिलचस्प डिबेट आज आपने शुरू की है। ये सवाल किसी ने उठाया नहीं कि 1999 में कैसे शरद पवार ने बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई में जो है बाजी मार गए थे, और क्या 2024 में यह संभव है। मैं थोड़ा सा विस्तार से बाद में इस पर बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। शिंदे साहब की तबीयत ठीक हो चुकी है, वो सातारा से मुंबई पहुंचने वाले 3-3:30 बजे तक वो आ जाएंगे मुंबई में। फिर मीडिया वाले उनके पीछे पड़ेंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, तमाम बातें चल रही है। खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कह दिया गया कि फडणवीस ही सीएम होने चाहिए, दूसरे नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। बीच में खबरें आ रही थी कि दूसरे को बनाया जाएगा, उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अंदर की खबरें कुछ जो चल रही है वो मैं आपको बता दूं। इस बीच बड़ा सवाल आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे, उन्होंने उठा दिया प्रेस में। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो तानाशाही चल रही, कि लोकतंत्र चल रहा है इस देश में, बोले कि सरकार शपथ ग्रहण की तारीख जो है ये राज्यपाल से मिलने के बाद तय होती है। आपने पहले ही तय कर दी, 5 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेगा, दूल्हा तय है नहीं, दूल्हे की तारीख आपने तय कर दी, और राज्यपाल से आप मिले नहीं अभी तक, आंकड़े अपने पेश किए नहीं, कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है बताया नहीं आपने, और आप कह रहे जी शपथ लेंगे। तो यह आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। ये सब कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, और सबकी निगाह इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है, जबकि महायुति के पास बंपर सीटें हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में, महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में इतनी सीटें इससे पहले कभी नहीं मिली, न भारतीय जनता पार्टी के न किसी गठबंधन को। इतना बड़ा आपके पास बहुमत होने के बाद, तो इससे यह भी समझ में आता है कि कम सीटें हो तो भी दिक्कत है, और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा दिक्कत है। नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल अजित पवार ने तो क्लियर कर दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और एकनाथ शिंदे भी एक तरीके से सरेंडर कर चुके हैं कि जो बीजेपी कहेगी हम उस रास्ते पर जाएंगे। इसीलिए देरी क्यों? इसीलिए बड़ा सवाल उठ रहा है ना कि दोनों सहयोगी जो है वो कह रहे कि जी बीजेपी हमको मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री मान्य है जी, आप बनवा लीजिए, फिर भी बीजेपी क्यों नहीं बना पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, कहा यह जा रहा है कि शिंदे साहब ने सरेंडर करने के बाद, शिंदे साहब ने जो सरेंडर किया उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री का जो पद है वो मांग लिया है। अब फडणवीस साहब पहले गृह मंत्री थे राज्य के, इसके पहले, और वो विभाग जो है फडणवीस अभी भी अपने पास रखना चाहते हैं, यह खबर है। भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने पास रखना चाहती है, और इसी पर सारा जो है ये, हालांकि गेंद सारी पाले में डाल दी उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जो मोदी जी तय करेंगे, जो शाह जी तय करेंगे, सब मान्य है हमको, क्योंकि विकल्प नहीं। कल के वीडियो में हमने दर्शकों को बताया, अगर आपको देखना, उस वीडियो को आपको देखना चाहिए, कि शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है। ना वो बगावत कर सकते हैं, ना वो किसी के खेमे में जा सकते हैं, न किसी से मिल सकते हैं। उसके कारण भी हमने बता दिया कि क्यों शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खूंटा गाड़ के रहेंगे। इसके हमने कारण, तो क्या महायुति में सब कुछ तय हो चुका है पहले से? महायुति में तय है, कुछ कंफ्यूजन है। बीजेपी में, महायुति में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अजीत पवार भी कहीं नहीं जाने वाले, वो भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे, शिंदे। लेकिन आपने चूंकि 99 वाला एक प्रश्न पूछा है, 99 वाले प्रश्न पर आएंगे, लेकिन आज कांग्रेस ने तंज कस दिया एकनाथ शिंदे पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने फेंक दिया है। इस प्रकार के जो बयानबाजी किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कल संजय राउत ने भी एक बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन जो है वो मानसिक बीमारी हो गई है एकनाथ शिंदे को, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए वो। तो विपक्ष का काम है, देखिए बयानबाजी करना विपक्ष का काम है, और किसने किसको इस्तेमाल करके फेंक दिया और कौन राजनीति में करता है, तो फिर इतिहास में जाएंगे तो प्रमोद तिवारी जी को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतिहास
कहते हैं कि इतिहास की किताबें जब खंगाली जाएगी और उसमें से जब गड़े हुए मुर्दे निकाले जाएंगे तो सब बेनकाब हो जाएंगे। राजनीति में भाई कांग्रेस ने कितने लोगों को इस्तेमाल, सीताराम केसरी साहब की धोती तक उतार दी थी। सीताराम केसरी एक दलित नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए आपने क्या किया, उस नेता को आपने उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया, उसकी धोती तक उतार ली गई थी। तो क्या किया आपने तिवारी साहब, ये पूछा जाएगा ना तिवारी साहब से। तो राजनीति में नेताओं को संभल कर मुंह खोलना चाहिए। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। हमाम में सब नंगे हैं, राजनीति में सब यही करते हैं। तो तिवारी साहब, आजकल नेताओं ने मर्यादा छोड़ दी है। पाठक बोलने से पहले जरा नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। एक वक्त की राजनीति इस देश की आप याद करिए, एक ही सदन में अटल बिहारी वाजपेयी बैठा करते थे, इंदिरा गांधी सामने, और इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और नेहरू जी यूएन में अटल जी को भेज दिया करते थे। तो ये इस देश की राजनीति थी। लेकिन इस देश की राजनीति को गर्त में डाल दिया है। नए नए युवा आ रहे, टीवी पर, टीवी डिबेट में किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पतन हो रहा है राजनीति का। अब तिवारी साहब तो पुराने नेता है, बाल भी उनके सफेद हो चुके मेरे जैसे ही, लेकिन वो उस बात का भी लिहाज नहीं। तिवारी जी को पहले बड़ा सभ्य सौम्य माना जाता कांग्रेस में, जैसे जनार्दन द्विवेदी जी थे, वैसे स्पीकर अब बचे कहां हैं। अब तो सुप्रिया ताई जैसी, श्रीनेश जैसी वो क्या बोलते फायर ब्रांड स्पीकर आ गई है, वो भी कुछ भी बोल देती है। अब समझाइए सर कि क्या 1999 वाला खेल बिल्कुल सीताराम केसरी, ये 99 जो सीताराम केसरी की मैं बात कर रहा हूं, ये 99 का ही किस्सा है। और किस्से की जड़ में सोनिया गांधी है। जो सवाल तिवारी जी ने उठाया है, मजेदार बात है कि 99 की कहानी वहीं से शुरू होती है। दरअसल हुआ ये कि 1999 में सोनिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 13-1 वोट से वो सरकार गिरी थी, और उस सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। और तब जब वो सरकार गिर गई तो उसके बाद सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। ये उनकी इच्छा थी कि वो इस देश की प्रधानमंत्री बने। लेकिन पार्टी के अंदर बगावती सुर उठे और उन्होंने कहा कि एक विदेशी मूल की नागरिक, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर सुर उठे कि एक विदेशी मूल की नागरिक इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। और जिस नेता ने यह सवाल उठाया वो महाराष्ट्र का कद्दावर नेता, जिसे चाणक्य कहा जाता है, शरद पवार थे, जिन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। यह राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। प्रधानमंत्री के दावेदार हम हैं। शरद पवार उस वक्त बड़े नेता बन चुके थे और प्रधानमंत्री के दावेदार थे। वो तो कहे या तो मनमोहन सिंह को बनाइए या हमको बनाइए, तो सोनिया गांधी नहीं बननी चाहिए। और इस बात पर जब सहमति नहीं बनी तो शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ली और अपनी एक नई पार्टी बनाई, एनसीपी। इसी बात पर, सोनिया से खटपट के बात पर ही अलग हो गए थे। और उसी वक्त महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो शरद पवार ने अलग पार्टी एनसीपी, पहली बार उनकी एनसीपी पार्टी वहां चुनाव लड़ी। 288 सीटें महाराष्ट्र में, लेकिन 223 सीटों पर शरद पवार तब चुनाव लड़ते। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, गठबंधन में थे। तब अगर आंकड़ों की बात करूं मैं, तो दोनों दल, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लगभग 125 सीटें बीजेपी शिवसेना को आई थी। शरद पवार की पार्टी 58 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 223 में से पहली बार चुनाव लड़ा और 58 सीटें उन्होंने जीती थी। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और 75 सीटें बनी थी। ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल था उस वक्त भी। महाराष्ट्र में 1999 में सबसे बड़ा दल बनकर कांग्रेस उभरी, क्योंकि 55 सीटें बीजेपी को मिली थी और 69 सीटें मिली थी, 56 सीटें माफ करिएगा बीजेपी को मिली थी और 69 सीटें मिली थी शिवसेना को, 69। इस हिसाब से सबसे बड़ा दल जो था वो कांग्रेस पार्टी था। लेकिन चूंकि गठबंधन में चुनाव लड़ी थी बीजेपी और शिवसेना, तो राज्यपाल ने जो है वो सरकार बनाने का न्योता जो है वो जाहिर तौर पर जो एनडीए थी, मतलब उस वक्त की जो शिवसेना बीजेपी की सरकार है, उसको दिया और न्योता दिया। लेकिन चूंकि 20 सीटें आपके पास कम है, तो 20 सीटों का जुगाड़ करने के बजाय 20-22 दिन तक यह माथापच्ची करती रही भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा। क्योंकि तब दो बड़े नेता थे, एक शिवसेना का बड़ा नेता था जो आजकल भी उनके सुपुत्र फायर ब्रांड है, नारायण राणे, नीतीश राणे के पिताजी, वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनना चाहते थे शिवसेना की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी से भी एक नेता थे
गोपीनाथ मुंडे जिनकी बिटिया आजकल बड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित है, तो वो भी राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो इन दोनों नेताओं की, जैसे आज शिंदे और फडणवीस के बीच चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही कहानी 1999 में थी। सीटें 20 कम थी भारतीय जनता पार्टी को और वो जुगाड़ हो जाती, बन जाती, क्योंकि 1999 में शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर आए थे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। तो शरद पवार तो कांग्रेसी विचारधारा के थे नहीं, तो उनका समर्थन लेना, उनका सहयोग लेना जो है वो इजी हो जाता। लेकिन वहां बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया। बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट रही कि यार पवार को अपन ले लेंगे साथ में, पहले अपन अपना तो तय कर ले कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस मुख्यमंत्री कौन बनेगा की लड़ाई में शरद पवार ने चाणक्य वाली भूमिका निभाई और जिस कांग्रेस से तोड़कर, उसी साल जिस कांग्रेस से तोड़कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। इनकी 20-22 दिन तक वो चलते रहा। सरकार बन गई 5 सितंबर और 11 सितंबर 2 चरणों में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और 7 अक्टूबर को नतीजा आ गए थे। लेकिन 7 अक्टूबर को नतीजा आने के बाद भी सरकार जब नहीं बन पाई, 20-22 दिन तक रस्साकशी चली, तो शरद पवार ने गेम खेला और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और कांग्रेस के साथ हाथ मिला के राज्य में एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना दें। विलासराव देशमुख, जो रितेश देशमुख के पिताजी थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और एनसीपी के जो बड़े नेता छगन भुजबल, उनको राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया गया शरद पवार की ओर से। कंट्रोल शरद पवार के हाथ में, विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ तो सर पूरा समीकरण ही अलग है। यहाँ तो एक तरीके से महायुति को प्रचंड बहुमत है। उसके बावजूद भी एक सप्ताह बीत गए नतीजे आते हुए, अभी भी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 99 वाली कहानी हमने इसलिए सुनाई दर्शकों को कि अभी भी कुछ भक्त मंडली ऐसी है जो फेसबुक पर सरकार बना दे रही है, जो ट्विटर पर सरकार बना दे रही है, लिख रही है कि भैया अगर अजीत पवार आ जाए, शिंदे आ जाए और इंडिया गठबंधन साथ दे दे, तो शिंदे को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दे, तो भैया वो बन जाएंगे। यही है ना जी? आप देख रहे होंगे ट्विटर और उस पे। तो ये सारा जो खेल है, तो उन लोगों के लिए तो हो सकता है कि अभी भी, लेकिन इस बार चूंकि मैं बता दूं कि 99 वाली कहानी, जैसे कि आपने पूछा, सवाल पूछा कि क्या दोहराई जा सकती है, संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी अपने आप में 10 सीटें मुश्किल से जो है वो 10-12 सीटें जो है वो मुश्किल से गठबंधन मतलब बहुमत से दूर है। और उस बहुमत को पाने के लिए बहुत सारे निर्दलीय कुछ विधायकों को लिया जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि शिंदे साहब की जो पार्टी है या अजीत पवार की जो पार्टी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ा है। तो ये सारा मिलकर जो है समीकरण जो है वो बन सकता है। तो इसीलिए ये जो 99 वाली कहानी जो मैंने आपको बताई, ये संभव नहीं है कि 2024 में उसको दोहराया जा सके। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की देरी कर रही है, इस देरी में नुकसान हो सकता है। हालांकि जैसे कल हमने बताया कि शिंदे साहब भी कहीं नहीं जाएंगे, अजीत पवार की भी मजबूरी है। अजीत पवार एक बार की मतलब हो सकता है चाचा के कहने पे पलट जाए, लेकिन दोनों में से एक की जरूरत है बीजेपी को। भाई अजीत पवार भी चले जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शिंदे भी चले जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 10-12 सीटों की दरकार है। 41 शिंदे इनके पास है, अजीत पवार के पास है, और 57 शिंदे के पास है। तो दो में से एक दल कोई भी अगर साथ आ जाए तो भी काम हो जाएगा। तो ये कहानी है पाठक, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि 99 वाली कहानी मुश्किल है। मतलब कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सस्पेंस पर भी सस्पेंस है। यानी कि 5 दिसंबर को शपथ समारोह तो होने वाला है, लेकिन अभी भी सिर्फ अटकलें हैं, अभी भी सिर्फ दावे हैं, अभी भी सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात की जा रही है। आप महाराष्ट्र राजनीति पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर रखिएगा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।